तो टॉपिक है आज का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आसान है जी बहुत। एक बात याद रखना, अट्रैक्शन से ना एनर्जी घटती है। छोटे मोटे एग्जांपल दूंगा मैं इसे समझाने के लिए। रिपल्सन से, ये जरूरी बात है, इसे ऐसे इग्नोर मत करना। रिपल्सन से एनर्जी बढ़ती है। देखो, जब दो चीजें एक दूसरे को पकड़ लेती हैं तो दोनों का ही मूवमेंट कम हो जाता है, और मूवमेंट कम होने से एनर्जी कम हो जाती है। और अगर दो चीजें एक दूसरे को धक्का मार रही हो तो वहां पर एनर्जी बढ़ जाती है, धक्का मुक्की हो जाती है। तो जब दो चीजें एक दूसरे को पकड़ लेती है ना तो दोनों की ही एनर्जी रिड्यूस होती है। सिंपल लैंग्वेज में, जब दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे तो उनकी एनर्जी डिक्रीज होने लगती है। और अगर दो चीजें एक दूसरे को रिपेल कर रही है तो दोनों चीजों की एनर्जी बढ़ेगी। ये बात बहुत जरूरी है इस टॉपिक को समझने के लिए। अब सुनो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये बताती है कि आखिर एटम आपस में जुड़ते क्यों है। पहले हमें लुईस ने भी ये बताया था। लुईस ने ये कहा था कि एटम आपस में जुड़ते हैं क्योंकि वो नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं। नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं, इसका मतलब है कि वो अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहते हैं। मगर ये बात गलत निकली, कई जगह ये बात फिट नहीं हुई। बहुत से एटम हमने ऐसे देखे जिनके लास्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, और बहुत से ऐसे भी जिनके 8 लास्ट शेल में 8 से कम थे, वो भी बॉन्ड बना रहे थे। हमने 3 तरीके की लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ी। एक तो कंप्लीट ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट और इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ऑक्टेट थ्योरी उतनी सही नहीं है, वो पूरी तरीके से ये नहीं समझा पाती है कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो इन्होंने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की। एक दूसरा तरीका है, पेपर में आपसे थियोरटिकल होता तो वो इस तरीके से पूछता, लेकिन जैसा भी आएगा क्वेश्चन वो इसके अंदर से ही आएगा, देख लेना। फॉर्मेशन ऑफ H2, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है। जो भी मैं बात बोलूंगा सब बातें बोलता रहूंगा मैं, सुनते रहना, डाउट रहेगा नहीं एंड में। इन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले तो जरूरी है कि दो हाइड्रोजन एटम, भाई हाइड्रोजन एटम में एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो जरूरी है कि दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के पास आए। ये दो हाइड्रोजन एटम है। अब अगर एक एटम दिल्ली में है और एक मुंबई में है तो उनके बीच बॉन्ड बनेगा ही नहीं। तो जरूरी है कि पहले ये एक दूसरे के पास आए। लेट सपोज कैसे भी ये एक दूसरे के पास आ गई, हवा एक दूसरे के पास ले आई या दो इंसान ले आए, भाई इसके तो बहुत से कारण हो सकते हैं। जब ये एक दूसरे के पास आते हैं ना तो इनके इलेक्ट्रॉन जिनमें चार्ज सेम है, तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे लिख लो EA और EB। इनकी न्यूक्लियस पे भी चार्ज सेम है तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर रिपल्सन फोर्स लगेगा तो फिर इनके बीच बॉन्डिंग होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर तो ये अलग हो जाएंगे।
लेकिन साथ साथ अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को तो अट्रैक्ट कर सकता है, तो इनके बीच अट्रैक्शन भी है। ए का इलेक्ट्रॉन बी की न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है। मैं इतने आराम से क्यों बोलता हूं? ताकि एक बार में समझ में आए, टाइम खराब ना हो, इसीलिए फोकस करना। ए का इलेक्ट्रॉन बी की न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है। सेकंड चीज, बी का इलेक्ट्रॉन ए की न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है। अब अगर अट्रैक्शन ज्यादा हुआ और रिपल्सन कम, तो ये कैसे पता चलेगा क्या ज्यादा है? ये नहीं चलेगा आपको पता, ये तो मैथमेटिकली पता करना पड़ेगा। ये तो वो हमें बताएंगे मैथमेटिकली। इन्होंने हमें बताया कि H और H के केस में, यानी दो हाइड्रोजन एटम जब एक दूसरे के पास आते हैं तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है और रिपल्सन कम। तो इससे ये और पास आने लगेंगे। देख, पहले तो ये थोड़ा बहुत करीब आए, तब इनके बीच हुआ इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन का मतलब अट्रैक्शन रिपल्सन। अगर पास आने पर अट्रैक्शन ज्यादा है और रिपल्सन कम, तो ये और पास आएंगे, जैसे और पास आ गए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसे ऐसे समझो, समझना मेरी बात को। भाई दो बंदे हैं, सैंडी और कैंडी, ये एक दूसरे को जानते नहीं है। ये दिल्ली रहता है, ये मुंबई। ये दोनों, सैंडी तो दिल्ली रहता ही है और ये मुंबई। एक दिन कैंडी दिल्ली आया, वहां उसे सैंडी मिल गया रास्ते में। ये चांस बन गया, ये कोइंसिडेंस हो गया। लाल किला देखने आए। बताओ यार, ये इस टाइम आ रहे हैं बच्चे, क्या समझाऊं मैं इन्हें? 10 मिनट तो ये खराब कर दे रही है। सैंडी और कैंडी, तो कैंडी उस दिन दिल्ली आया, तो दोनों आपस में मिल गए कहीं पर, दोनों ही दिल्ली में है। मान लो एक ही टैक्सी में बैठे थे। तो जब ये एक ही टैक्सी में बैठे थे तो इनके बीच बातचीत हो सकती है। बातचीत में इनके बीच विरोध भी हो सकता है। अच्छा, हो सकता है एक दूसरे की बात अच्छी ना लगे, और ये भी हो सकता है कि एक दूसरे को ये बहुत पसंद करने लगे। ये और पास कब आएंगे? और पास का मतलब है दोस्ती, मोबाइल नंबर ले लेना या घर का एड्रेस पूछ लेना। अगर इनके बीच अट्रैक्शन ज्यादा हुआ और रिपल्सन कम, लेट सपोज अट्रैक्शन ज्यादा है, तो सैंडी और कैंडी एक दूसरे की जिंदगी में और ज्यादा घुसेंगे। लेकिन समझना, एक लिमिट तक ही तो ये एक दूसरे के पास आएंगे। अगर अट्रैक्शन ज्यादा भी है तो भी एक लिमिट तक ही ये एक दूसरे के पास आएंगे। भाई ऐसा तो नहीं है कि सैंडी को कैंडी की बातें बहुत ही अच्छी लग रही है तो सैंडी कैंडी की टी शर्ट में घुस जाएगा। अगर ऐसा हुआ, ज्यादा करीब आएगा, तो होगा रिपल्सन। तो ये एटम पास आ रहे हैं क्योंकि इनके बीच अट्रैक्शन है, मगर औकात से ज्यादा पास आएंगे तो रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो एक ऐसी डिस्टेंस होती है जब इनके एटम्स का कुछ पोर्शन मर्ज हो जाता है, इतनी पास आ गए। इस डिस्टेंस पर हम ये कहते हैं कि अट्रैक्शन बराबर है रिपल्सन के। दोनों बराबर हो चुके हैं, अट्रैक्शन और रिपल्सन। ऐसे जब ये दूर थे, मान लो 2 मीटर, 2 मीटर नहीं, मान लो बहुत पास है ये तो, तब इनके बीच अट्रैक्शन ज्यादा था और रिपल्सन कम। समय के साथ ये पास, अट्रैक्शन ज्यादा था तो ये पास आए, पास आएंगे
तो अट्रैक्शन कम होने लगेगा, रिपल्सन बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि पास आने से वो चीजें और पास आने लगेंगी जिन पे नेगेटिव, जिन पे सेम चार्ज है। ऐसे ही समझे इसे, जैसे कि मान लो भाई आदित्य गोयल और मयंक गर्ग दोनों दोस्त हैं। किसी दिन ये मिले तो इन्हें एक दूसरे की बातें बहुत अच्छी लगी, तो ये दोस्त बन गए। एक दूसरे के दोस्त बन गए तो पास में बैठने लगे। अब आदित्य गोयल अगर ये कहे कि भाई मयंक मुझे अपनी टी शर्ट में ही घुसा ले, तो फिर इसमें तो लड़ाई हो जाएगी ना, तो रिपल्सन हो जाएगा। ज्यादा पास आने से धक्का मुक्की होगी। तो अट्रैक्शन पास रहता है एक लिमिटेड लिमिट तक, ज्यादा पास आओगे तो रिपल्सन बढ़ने लगता है। और एक डिस्टेंस ऐसी होती है जिसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन बराबर हो जाता है। यानी अगर आप इन्हें और पास लेके जाएंगे तो रिपल्सन बढ़ जाएगा, यहां से और दूर लेके जाएंगे तो अट्रैक्शन। अब देखो ये यहां पर फंस गए, अगर दूर जाते हैं तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, तो ये पास आ जाते हैं। पास आते हैं तो रिपल्सन ज्यादा हो जाता है, तो ये दूर चले जाते हैं। तो ना ये दूर जा पा रहे हैं और ना पास, तो ये फंस गए, बॉन्ड बन गया इनके बीच में। ये बात आई समझ में? बताओ। यस सर। यस सर। तो ये कहानी है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बनने की। यानी ये कह रहे हैं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हाइड्रोजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं या 8 पूरे करने हैं। ये दरअसल ऐसा हो गया। ये देखो और बात कर लेते हैं इस बारे में। भाई 2 आदमी दोस्ती क्यों करते हैं एक दूसरे से? भाई ये दोस्ती हो रही है, एच और एच मिल रहे हैं, बॉन्ड बन रहा है। 2 आदमी एक दूसरे से दोस्ती पता है किस लिए करते हैं? भाई कोई अजनबी आदमी अगर किसी अजनबी से मिलता है तो वो पहले काम की थोड़ी सोचता है कि मैं इससे ये काम निकलवा लूंगा। पहले तो ऐसा होता है कि नॉर्मली कोई आदमी बातचीत कर रहे होते हैं, उन्हें एक दूसरे की बातचीत अच्छी लगती है, तो वो एक दूसरे के और पास आ जाते हैं, फिर नंबर वंबर ले लेते हैं, तो वो दोस्त बन जाते हैं, जैसे नॉर्मल लाइफ में होता है। ऐसे ही 2 एटम एक दूसरे के पास आते हैं, अगर उनके बीच रिपल्सन ज्यादा है तो वो पास नहीं आएंगे, अगर उनके बीच अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो पास आएंगे। लेकिन एक चीज, अगर ये पास आ रहे हैं और इनके बीच अट्रैक्शन लग रहा है, ये तो समझ गए थे। अगर ये पास आ रहे हैं और इनके बीच अट्रैक्शन लग रहा है, भाई जब ये पास आए तो इनके बीच अट्रैक्शन ज्यादा था, तो अट्रैक्शन ज्यादा था तो और पास आ गए। यानी मेनली ये एक दूसरे को अट्रैक्ट ज्यादा कर रहे हैं, रिपेल कम। तो अगर अट्रैक्ट ज्यादा करेंगे तो इनकी एनर्जी रिलीज होगी, अट्रैक्शन से एनर्जी घटती है। तो जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इनकी एनर्जी रिलीज होगी। इसे तुम दोबारा भी सुन सकते हो, ऐसे सुनो। 2 हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के पास आए, कोई बात है जो समझाने उस पर सवाल आएगा। 2 हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के पास आए, जब वो एक दूसरे के पास आए तो उस समय अट्रैक्शन ज्यादा था, रिपल्सन का, तो वो और करीब आने लग गए क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा था। और करीब आने से अट्रैक्शन और ज्यादा लगने लगता है, मगर एक लिमिट तक। अगर आप बहुत ही ज्यादा पास आने लगेंगे तो अट्रैक्शन घटने लगेगा और उससे ज्यादा रिपल्सन हो जाएगा। मगर जैसे जैसे आप करीब आएंगे शुरुआत में तो और अट्रैक्शन ज्यादा 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 लगता रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा पास आओगे तो रिपल्सन बढ़ने लगेगा। एक लिमिट तक ही अट्रैक्शन ज्यादा होगा रिपल्सन से। तो अगर 2 हाइड्रोजन एटम को पास आने पर अट्रैक्शन फील हो रहा है तो उस अट्रैक्शन से इनकी एनर्जी रिलीज होगी। और हर सब्सटेंस इस दुनिया में ये चाहता है कि उसकी एनर्जी रिलीज हो। यानी मान लीजिए जब ये अलग अलग थे तो इसकी एनर्जी थी 300, 200, इसकी थी 200, लेकिन जब ये जुड़े तो दोनों की एनर्जी मिलकर हो गई 300। 300 कैसे हो गई? 100 जूल रिलीज कर दी ना। यानी जब ये अलग अलग थे तो इनकी एनर्जी थी 400, 200 200, मिल जाने पर हो गई 300, क्योंकि इन्होंने एनर्जी रिलीज की अट्रैक्शन से। तो यानी कि ये दोनों एटम ये चाहते थे कि इनकी एनर्जी कम हो जाए। हर सब्सटेंस दुनिया में यही चाहता है कि वो कम एनर्जी स्टेट में आ जाए।
कम एनर्जी स्टेट में स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो जब ये जुड़े हुए रहते हैं तो इनकी एनर्जी कम हो जाती है, और जब ये दूर दूर होते हैं तो इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये एक दूसरे के पास आकर बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि ये एनर्जी रिलीज कर सके और ये मिनिमम एनर्जी स्टेट में आ जाए। ये बातें पूछ ली जाएंगी उन ऑप्शन में मिनिमम एनर्जी स्टेट में आने के लिए, और मिनिमम एनर्जी स्टेट में इनकी स्टेबिलिटी हाई हो जाएगी। अरे भैया, जिस चीज की एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। जैसे बम को देख लो, बम के अंदर एनर्जी ज्यादा हो जाती है, फट जाता है कभी भी, हमें पता होता है ऐसी चीज से दूर रहता है, फटने के बाद शांत हो जाता है क्योंकि एनर्जी कम हो जाती है। हालांकि हम नॉर्मल लाइफ में चाहते हैं एनर्जेटिक रहना। एड भी इसी तरीके के आते हैं, ऐड आते हैं कि भाई एनर्जी मिलेगी इस चीज से, वो हमारे लिए सही है। मगर जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए अगर आप बात करें तो वो सभी सब्सटेंस लो एनर्जी स्टेट में रहना चाहते हैं, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा कि हर सब्सटेंस एनर्जी रिलीज कर रहा है। किसी को भी गर्म करो तो वो हीट उसके अंदर से अपने आप बाहर निकल जाती है और वो ठंडा हो जाता है। यानी हर सब्सटेंस एनर्जी को रखना ही नहीं चाहता है। मेरा शरीर खुद नहीं रखना चाहता है। मैं खुद अगर अपने आप को गर्म कर लूं तो कुछ ही देर में फिर से ठंडा हो जाऊंगा। तो एनर्जी हर सब्सटेंस में से निकल रही है, यानी एनर्जी का निकलना एक नेचुरल प्रोसेस है। यानी ऐसा लगता है कि हर सब्सटेंस चाहता है कि उसकी एनर्जी कम हो जाए। ऐसे ही ये दो एटम भी चाहते हैं कि इनकी एनर्जी कम हो जाए। यानी एटम आपस में इसलिए जुड़ते हैं ताकि वो एनर्जी रिलीज कर सके और मिनिमम एनर्जी स्टेट में जा सके। ये अब हमें जो पता है, इसलिए एटम बॉन्ड बनाते हैं। कोई सवाल है तो पूछिए। क्लियर है सर। अब इसमें एक ग्राफ समझ लो, आ जाता है वो ऊपर में, कुछ भी आ सकता है उसमें क्वेश्चन। देखो, स्क्रीनशॉट लो। एक ग्राफ समझना, पता है, समझ लो, कठिन और आसान छोड़ो। पता है सवाल आ जाते हैं इन पे, फिर बाद में ना ये लगता है यार समझा ही दिया होता। पोटेंशियल एनर्जी, मतलब एनर्जी है ये। अबे तेरे पे क्या, मैं भी पागल हो गया हूँ, ये क्या, ऐसे लिखो पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आ जाएगा ग्राफ 1 मिनट में। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर, इसका मतलब बताऊंगा। मैं तो जो ग्राफ बनाऊंगा वो तो बहुत सिंपल दिखेगा, मतलब आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, ये 2 हाइड्रोजन एटम है इस जगह पर, ये इनके बीच की डिस्टेंस है इंटरन्यूक्लियर। इंटरन्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, पढ़ा तो है 3rd चैप्टर तुमने। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर दो, कितनी बार चिल्लाता था मैं। इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, एक बार मैं देख लूंगी, हाँ सही बताऊं तो। रुक जाओ 1 मिनट। कैसी है ये रुत के इसमें फूल बन के। हाँ ठीक है, देख लिया मैंने। सही जा रहे हैं, बस थोड़ा ऊपर कर लो इसे। ये दोनों इस समय यहां पर है, इस लाइन को यहां मिला लो। ये है इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, काफी ज्यादा है न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, और यहां से लोगे तो ये आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी।
ये इनकी एनर्जी है दोनों की मिला के। अब जब ये एक दूसरे के पास आते हैं, ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, जैसे अब इन्हें पास ले लो, घुसा दो एक दूसरे में, ये हो गई वो डिस्टेंस। अब इससे पास नहीं आ सकते, बॉन्ड बन गया। इस समय अट्रैक्शन बराबर है रिपल्सन के, उस समय अट्रैक्शन ज्यादा था, अब अट्रैक्शन रिपल्सन बराबर हो गए। पास आ गए, अट्रैक्शन ज्यादा था तो पास आ गए, अट्रैक्शन रिपल्सन बराबर हो गया। तो जब ये पास आए तो इनकी दो चीजें चेंज हुई। तो ये ग्राफ ऐसे भागा, एक मिनट, ये लाइन में मैं देखूं कहां से बना लिया। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन सीधी लाइन जा रही है और ये ऐसे नीचे उतार दो इसे। ठीक है, काफी ऊपर फिगर है, लेकिन कोई नहीं। तो क्या हुआ कि जब ये पास आए तो ग्राफ ऐसे गया। ग्राफ पता है क्या बता रहा है? एक तो ग्राफ जा रहा है, इस लाइन को देखो, ग्राफ जा रहा है लेफ्ट साइड में, लाइन लेफ्ट में जा रही है ना, लेफ्ट में जाएगा तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस घटेगा इस तरफ, तो घट ही रही है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, बीच में ले लो बिल्कुल। और ग्राफ नीचे भी जा रहा है डाउन, और नीचे जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। तो जब ये एक दूसरे के पास आते हैं, यानी जब इनकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस घटती है, लेफ्ट में जा रही है ना लाइन, लेफ्ट में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, तो साथ साथ क्या घटती है? पोटेंशियल एनर्जी। मगर अगर तुम अब इन्हें और पास लाओगे तो ये लाइन ऐसे जाएगी। इस लाइन का मतलब है लाइन अभी भी लेफ्ट में ही जा रही है लेकिन ऊपर जा रही है, यानी अगर आप ज्यादा पास लाएंगे जैसे ऐसे, तो इस समय इनका रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा अट्रैक्शन से, और रिपल्सन अगर ज्यादा हो गया तो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो एनर्जी बढ़ रही है, यहां तक तो एनर्जी घट रही थी, अट्रैक्शन बढ़ता चला जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा था यहां तक। अब यहां अट्रैक्शन रिपल्सन बराबर है, और पास लाओगे तो रिपल्सन बढ़ जाएगा और दोनों की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक थी, इसे कहते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का मतलब है दोनों के बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस, ये बॉन्ड लेंथ है। यानी बॉन्ड लेंथ वो डिस्टेंस होती है जिस डिस्टेंस पर दोनों एटम्स में अट्रैक्शन रिपल्सन बराबर हो। दूसरी बात, यहां लाइन लगातार नीचे ही आ रही है, यानी यहां तक इन्होंने एनर्जी रिलीज की क्योंकि यहां तक इन पे अट्रैक्शन ज्यादा रहा, यहां आगे बराबर हो गया अट्रैक्शन रिपल्सन के, क्योंकि ज्यादा अंदर घुसने से रिपल्सन बढ़ने लगता है। तो यहां आने तक इन्होंने, यहां पर थी इनकी वैल्यू, बल्कि वहां थी ना, यहां थी इनकी एनर्जी, और यहां आने तक एनर्जी ये हो गई, तो इतनी एनर्जी इन्होंने रिलीज कर दी, कम हो गई ना। यहां देखो, ये पहले इतनी थी और अब ये एनर्जी घट के, क्योंकि ये पास आ गए, अट्रैक्शन बढ़ा, तो ये एनर्जी घट के यहां आ गई, अब ये एनर्जी इतनी हो गई। तो इतनी एनर्जी इन्होंने रिलीज की, तो जितनी एनर्जी इन्होंने रिलीज की वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आई बात समझ में कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसी पर एक सवाल आएगा, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये सवाल आसानी से हैंडल हो जाएगा। He2 नहीं बनता, तो He2 बनता नहीं है, तो वो तुमसे ये कहेगा, क्वेश्चन जैसा भी आएगा वो कुछ इस अकॉर्डिंग आएगा कि नॉन फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सिंपल भाषा में बताता हूं, जो मैं बात बता दूंगा उसके बाद आप इस क्वेश्चन को पक्का कर पाएंगे, चाहे वो कैसा भी आए। He2 नहीं बनता
क्यों नहीं बनता, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताएगी। इसलिए नहीं बनता, कहना जब दो हीलियम एटम, मान लो इस हीलियम एटम की एनर्जी 200 जूल है और इसकी भी 200 जूल है, ये एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि ये दोनों जब मिले तो इनके बीच अट्रैक्शन लगे, और अट्रैक्शन इनके बीच लगेगा तो एनर्जी इनकी घटेगी, घटा अपनी एनर्जी डिक्रीज करना चाहते हैं। मगर जब ये पास आए तो इन्हें पता चला कि रिपल्सन ज्यादा है इनके बीच, अट्रैक्शन कम। ये निकाला कैसे जाता है अट्रैक्शन? मैथमेटिकली। तुम्हें नहीं निकालना भैया, लिखा भी है किताब में कि ये मैथमेटिकली बताया जा रहा है, ऐसे लिखा है, टॉपिक के नीचे पढ़ना। तो दो हीलियम एटम जब एक दूसरे के पास आते हैं तो पास आते ही उन्हें रियलाइज होता है कि उनके बीच रिपल्सन ज्यादा है, अट्रैक्शन कम, तो ये और पास नहीं आएंगे। इसका कारण क्या बताना है? एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी इनकी अगर ये और पास आए तो, क्योंकि और पास आने पे रिपल्सन और ज्यादा लगने लगेगा। अभी तो बस इन्हें रियलाइज हुआ है कि पास आना फायदेमंद है या नहीं, अभी तो ये थोड़ी दूर खड़े थे, उसी समय इन्हें रियलाइज हुआ कि रिपल्सन ज्यादा है और अट्रैक्शन कम, तो ये और पास नहीं आए, क्योंकि और पास आने पर रिपल्सन फेस करना पड़ेगा और रिपल्सन इनकी एनर्जी बढ़ा देगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन फॉर्मेशन है He2 का, इसका कारण है, या तो ये लिखा आ जाए ऑप्शन में, या ये लिखा आ जाए क्योंकि एनर्जी बढ़ जाएगी इस सिस्टम की। अगर ये दोनों पास आगे He2 बन गए तो He2 बनने पर दोनों की ही एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि He2 बनने में रिपल्सन ज्यादा है, अट्रैक्शन कम। अब बताओ, ये आया समझ? Yes. यस सर। यस सर। बस दो ये, यस सर। किसी भी क्लास तक चले जाओ, H2 और He2 दो ही समझाने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। अब यहां से एक नई चीज आई, यहां से साइंटिस्टों ने नई चीज क्या देखी कि यानी कि जब दो एटम एक दूसरे से मिल जाते हैं, यानी जब ये दो एटम एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं, अभी लिखता हूं, इसे स्क्रीनशॉट लो। हो गया सर। हाँ, अब यहां से ये टॉपिक चैप्टर ऐसा है जैसे सेकंड चैप्टर में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उसमें ही हमें पता चला था ना कि एटम कैसे होता है अंदर से। तो अब तुम्हें ये पता चलेगा कि मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है। बहुत ध्यान से फोकस करना, बहुत ही ढंग से। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सही बता रहा हूँ, करियर के लिए है तुम्हारे। अगर किसी को साइंस साइड में करियर बनाना है तो अब ये चैप्टर का ऐसा पार्ट आ गया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। एक चीज बच्चों ने क्या देखी कि जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये समझा रही थी कि H2 कैसे बनता है, तो उसी समय फिगर में ये दिख रहा था कि दोनों एटम्स का कुछ पोर्शन मर्ज है। दो एटम्स की ये ऑर्बिटल ही तो है जो मर्ज है। ऑर्बिटल, ऑर्बिट नहीं है, ऑर्बिट तो होती ही नहीं है एटम में, ऑर्बिट तो सर्कुलर पाथ होता है, वो तो होती नहीं, तो ऑर्बिटल है, भरी हुई है अंदर से। तो दो एटम्स की ये जो ऑर्बिटल्स है ये मर्ज हो गई। इस मर्जिंग को ही क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग, मर्जिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो हम ये सीखेंगे कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स में ये ऑर्बिटल किस तरह से मर्ज होती है। अभी बस हमने इतना देखा कि हाँ ऑर्बिटल मर्ज हो जाती है, मिल जाती है। सिंपल से स्टार्ट करेंगे, कठिन तक जाएंगे। जितने का हम बताएंगे कि इतनों में ओवरलैपिंग याद रखनी है, उतनों में ही रखनी है। ऐसा नहीं करना है कि फलाने मॉलिक्यूल के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, कुछ नहीं होगा, टाइम खराब करेंगे आप, नोट फिर के फिर वहीं आएंगे। जितने में एग्जाम्पल लिख दूंगा बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, वो होगा कंप्लीट। पहला सीखेंगे H2, ओवरलैपिंग इन H2। तो पहला एग्जाम्पल है H2, ज्यादा नहीं है इससे, एग्जाम्पल आसान है।
H2 में ओवरलैपिंग कैसे होती है? अब देखो, ध्यान देना छोटी छोटी बातों पर। सबसे पहले दो हाइड्रोजन एटम लिखो, 1 1 1s, बॉक्स बनाना, 1s में एक इलेक्ट्रॉन, 1s एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना है, ये देखना है कि इनकी वैलेंस शेल कौन सी है। यही तो है, एक ही तो शेल है इनमें, यही है, वही वैलेंस है। तो वो वैलेंस शेल की शेप बना लेनी है, ये स्फेरिकल, 1s तो स्फेरिकल होता है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा देना है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हैं वो इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा होगा, उसके इस एरिया में पाए जाने के चांसेस है। ऐसे ऐसे नहीं घूम रहा है, यहाँ 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 कहीं भी जा रहा है, उसके इस एरिया में पाए जाने के चांसेस है। ये दूसरा हाइड्रोजन एटम की ऑर्बिटल है जो अनपेयर्ड है, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन है जिसमें, और इन्हें ऐसे घुसा दीजिए। ये इतना आसान क्यों है, मीनिंगलेस सा क्यों है? अभी आसान है क्योंकि H2 के लिए आया, ऐसे घुसा दीजिए। तो ये ओवरलैपिंग है हाइड्रोजन की, यहां पर लिख दीजिए प्यार से, ये 1s ऑर्बिटल है, ये 1s। अभी आएगा, देखते जाइए। अब क्या हुआ पता है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दीवारें तो आप बना रहे हैं, दीवारें हैं थोड़ी वहां पे। अब इनका मर्ज हो जाने से क्या हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब इस पूरे एरिया में घूम सकते हैं। ये यहां भी जा सकता है, ये यहाँ, दोनों यहां जा सकते हैं, दोनों यहाँ, या एक यहाँ। बीच में क्यों दिखाते हैं, ज्यादातर ये बीच में रहते हैं क्योंकि बीच में दोनों न्यूक्लियस इन्हें अट्रैक्ट कर पाते हैं ना, ज्यादातर समय बीच में गुजारते हैं। तो ये SS ओवरलैपिंग है, दोनों ऑर्बिटल S है ना, SS। तो ये एग्जांपल है SS ओवरलैपिंग का। अभी बहुत सी चीजें हैं, देखते सुनते रहो, खत्म नहीं हुआ ये। अब इस फिगर को बड़ा करके बनाओगे, देखो ये जो एरिया है इसे कहते हैं ओवरलैप्ड एरिया। ये ओवरलैप्ड एरिया है, इसी में दो इलेक्ट्रॉन है, उन्हें मत दिखाओ अभी इस वाले में। तो ये देखो कि जब मैं इन दोनों न्यूक्लियस को मिलाता हूं सीधी लाइन से, तो ओवरलैपिंग वाला एरिया कट जाता है, कट गया ना बीच में से, मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस वाली लाइन ओवरलैपिंग वाले एरिया के ऊपर से गुजर रही है। तो नहीं, ऊपर से ही तो है इसके। तो ऐसा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है ओवरलैपिंग बिटवीन टू एटम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक सिग्मा, जो भी बोलूं मैं इसमें। सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है ओवरलैपिंग बिटवीन टू एटम along इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या, ये लाइन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो अगर ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ही हो, ये ओवरलैपिंग है और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ही ओवरलैपिंग है, तो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। अब और कैसे बॉन्ड होते हैं, कौन कह रहा है तुमसे ये सोचने के लिए? अभी हम क्या सीख रहे हैं, सिग्मा। किसी बॉन्ड को सिग्मा कब बोलना है, जब ये लाइन मिलाने पर वो ओवरलैपिंग वाला एरिया कट जाए, बस। अब देखते जाओ, अभी आ जाएगा तुम्हें। तो ये तो सिंपल है, SS ओवरलैपिंग। दूसरे एग्जांपल लेते हैं, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखो, एक एग्जांपल है HS में समझना। पहले तुम्हें पता है क्या सीखना है बहुत ढंग से, कि कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगी। ये मैं तुमसे पूछूंगा, तुम बताना। जैसे HS है, तुम्हें क्या करना है, H लिखा, F, डब्बे वाले मेथड से बनाई इनकी कॉन्फ़िगरेशन, 1s, 9 इलेक्ट्रॉन है,
अब तुम देखो इनर शेल लिखने की तो कोई जरूरत नहीं होती है, हालांकि 9 ही है तो सारी लिख लो, वरना हमें जरूरत तो वैलेंट शेल की है। मगर कंफ्यूज ना होना, पूरा ही लिख लो। 1s में 2, 2s में 2, 2p में 5, 1 2 3 4 5। तो देखो ये इनर शेल है, इसका तो कभी काम ही नहीं आएगा। बॉन्ड जो है वो हमेशा बाहर वाली शेल से बनता है, वैलेंस। इसकी इनर और बाहर एक ही है। तुम ये बताओ कि हाइड्रोजन में कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी और फ्लोरीन में कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी, बताओ। सर 1s और 2p। 2p 3 है, 2p में कौन सी? 2px, 2py या 2pz? 2p। 2pz। 2pz। हालांकि मैंने तुम्हें ये बताया नहीं है कि कैसे पता करें कि कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी। अब बता रहा हूं। पता करने का एक बहुत सीधा तरीका है, मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख के देता हूं। वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल अनपेयर्ड हो, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन, और वो सिंगल इलेक्ट्रॉन, अबे सिंगल इलेक्ट्रॉन इनर शेल में तो होता भी नहीं है, इनर में तो डबल ही होते हैं, इनर तो भर जाती है। अगर सिंगल होगा भी तो वैलेंस में ही तो होगा। तो कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी? यहां पर तो 1s और वहां पर 2pz। अब 2pz को बनाए कैसे? इस एक्सिस पर बनाए, जेड ऐसे बनाते हैं एनसीईआरटी वाले। इलेक्ट्रॉन इस तरफ रखना, दोनों में से एक में ही दिखाना है भाई। अगर दोनों भी दिखाओगे तो वो भी एक ही तरफ दिखाते हैं, या तो इस तरफ दिखा लो या इस तरफ, मर्जी एक है, कुछ भी मत करना। ऐसा नहीं कि ऐसा ऐसा, पहले तो है ही एक, तो एक है तो फिर एक ही जगह दिखाएंगे। दो होते तो दो जगह नहीं दिखाने, तो भी एक ही तरफ दिखाने हैं, या तो यहाँ या तो यहाँ। आप सुनो, हाँ अब एक नई चीज सीखो, ध्यान देना इस बात पे। क्वेश्चन आएगा भाई, क्वेश्चन आएगा, मेरे को बहुत क्वेश्चन की जानकारी है, ये क्वेश्चन आएगा। देखो, तुम किताब में देखोगे इस पे प्लस साइन होगा, ये प्लस चार्ज नहीं है। अगर इस पे देखोगे तो प्लस और माइनस होगा। तो मैं आपको बता दूं इस प्लस माइनस का क्या मतलब है। जो ये प्लस है ना, ये इलेक्ट्रॉन की वेव का एम्पलीट्यूड की वैल्यू है, जो कि पॉजिटिव है। ये बता रहे हैं ये कि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की वेव का, यानी साई की वैल्यू, साई इलेक्ट्रॉन की वेव का एम्पलीट्यूड होता है, पॉजिटिव रहती है। एस ऑर्बिटल में, याद करना भाई करेक्ट, एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की वेव का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव रहता है। पी ऑर्बिटल में एक तरफ पॉजिटिव होता है और एक तरफ नेगेटिव, बट एवर कहीं भी बना लो प्लस माइनस, इनसे कोई मतलब नहीं है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो ये साइन के ऊपर क्वेश्चन आता है, लिखने के लिए आता था पहले, कि जो प्लस माइनस साइन होते हैं ऑर्बिटल्स में, वो किसका मीनिंग क्या होता है। तो प्लस माइनस साइन जो होते हैं वो वेव फंक्शन, एम्पलीट्यूड को वेव फंक्शन भी बोलते हैं। सब भूले रहो, सब भूलते रहो। क्यों? तुम भूलोगे तो सर जी का बहुत नुकसान हो जाएगा, मेरा तो बहुत ही नुकसान हो रहा है ना। एम्पलीट्यूड और वेव फंक्शन, साइन की वैल्यू होती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड फोटोन का नहीं, इलेक्ट्रॉन का, अच्छी तरह पढ़ाया था आपको।
साई की वैल्यू होती है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है वेव फंक्शन, वेव फंक्शन भी बोलते हैं। तो किताब में लिखा होगा ये वेव फंक्शन p ऑर्बिटल में प्लस और माइनस होता है, एक लॉब में प्लस एक में माइनस, s में प्लस होता है। तो जब ओवरलैपिंग करो ना तो प्लस और प्लस को ही रखना है एक साइड, जुड़ना चाहिए, प्लस प्लस या माइनस माइनस, माइनस माइनस भी जुड़ जाता है, प्लस प्लस भी जुड़ जाता है। तो देखो एक बच्चे ने ओवरलैपिंग ऐसे की कि ये लिया और इसे ऐसे घुसा दिया जैसा दिख रहा है, ये करेक्ट है। मगर मैं आपको बताता हूं कि इनकरेक्ट कौन कौन सी है। प्लस प्लस ऐसे हो गई ओवरलैपिंग, ये H है, ये F है, ये है आपका 1S, ये 2PZ। मगर एक बच्चे ने कहा सर ऐसे नहीं कर सकते ओवरलैपिंग, देख लो यहां पर कैसे कैसे नहीं कर सकते। एक बच्चे ने कहा ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे सर, एक मिनट सर, सर एक मिनट रुक जाओ बस सर, देखो सर ऐसे ऐसे घुसा लो सर, ये p ऑर्बिटल हो गई, दिख ही रहा है तुम्हें, और ऐसे घुस गई। तो इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है और इसमें यहाँ प्लस है, तो ये प्लस और माइनस ओवरलैप हो रहे हैं नीचे, प्लस और प्लस ओवरलैप होने चाहिए सिर्फ, तो ये गलत हो गया। यानी कुछ भी नहीं कर, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। एक बच्चे ने कहा ये इसे कहते हैं नेगेटिव ओवरलैप, ऐसा नहीं करना है। अरे ये सब बड़ा आसान है, अभी हो भी सकता है कठिन लग जाए। ये नेगेटिव ओवरलैप है, ऐसा नहीं करना है, ना ही ऐसा करना है। जैसे इधर प्लस है तो तुमने घुसा तो इसे ऐसे दिया और यहां लिख दिया माइनस, ये गलत हो गया, नेगेटिव ओवरलैप। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर ओवरलैपिंग सीखे कैसे, तो वो मेरे जब मैं बता रहा हूं तो बड़ी आसान लग रही है। आपके सामने जब भी s और p ऑर्बिटल हो तो वो इसी तरीके से ओवरलैप करेंगी और किसी भी तरीके से नहीं, एक ही फिगर है। आप कहेंगे टेढ़ा करके क्यों नहीं करती ओवरलैप, ऐसा करके क्यों नहीं करती, भाई ओवरलैप ऑर्बिटल इस तरीके से करती है कि उनका ज्यादा से ज्यादा एरिया एक दूसरे में घुस जाए और सबसे ज्यादा एरिया एक दूसरे का मर्ज तभी होगा जब ये इस तरीके से ओवरलैप करेंगे। अब इसमें भी अगर आप एक चीज देखें तो हम इन न्यूक्लियस को मिलाते हैं तो ये एरिया कट जाता है ओवरलैपिंग वाला, यानी ये भी सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है उसी के ऊपर ओवरलैपिंग है, तो इसलिए ये बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड है। अब बताओ आ रही है मेरी बात समझ में? Yes, sir. ये sp ओवरलैपिंग है, एक s ऑर्बिटल है और एक p, sp ओवरलैपिंग। अभी जो कुछ डाउट होंगे वो धीरे धीरे पता चल जाएंगे। तो ये समझ लो कि जो भी मैं बता रहा हूँ आप उसे कैच करते जाइए, उस पर सवाल आएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, ये फिगर बनाने होते हैं। अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपको अच्छी जानकारी इसमें करनी है, ये फिगर बनाने होते हैं, याद करने होते हैं, ढंग से पकड़ बनानी होती है इन पर। कितनी बार मैं आपसे कह चुका हूं कि सेकंड और फोर्थ ऐसा चैप्टर है, सिर्फ इन दो चैप्टर्स के ना आने की वजह से ही बच्चा सारी साल ये सोचता रहता है कि सबको केमिस्ट्री समझ में आती है, मेरे को क्यों नहीं आती। उसे ये नहीं पता होता है गधे को कि आएगी कैसे जब सेकंड और फोर्थ चैप्टर ही नहीं आता है। अब सुनिए, पीपी ओवरलैपिंग, दोनों ऑर्बिटल पी होंगी। एग्जाम्पल भी याद करना, जैसे कि पीपी का एग्जाम्पल है F2Cl2, जैसे F2 लो। अब मैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दूंगा, तुम बताना कि कौन कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी। 1s, 2s, 2p। अब ये तो तुम बेकार में लिख रहे हो 1s, तो इसलिए ऐसे मैं कहता हूँ, मैं इसलिए लिख देता हूँ, लेकिन ये पता नहीं तुम क्या हिसाब लगाए बैठे हो।
2pz, ये करेगी ओवरलैप 2s। फीवर तो मुझे अभी भी है, लेकिन आज मैंने 7-8 क्लासें ले लिया, फिर भी क्या करते हैं बच्चे, इतनी तेजी से आ रहे थे ना ये, मैंने कहा अभी नहीं पढ़ाया तो कभी नहीं। 2pz को लिटा के बनाना है ऐसे, और लिटा के क्यों बनाए, खड़ा करके क्यों नहीं बना सकते, अभी आंसर देंगे इसका। ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरफ बनाना जिस तरफ बॉन्ड बने, एक पे प्लस एक पे माइनस, बिना डरे बनाओ प्लस माइनस, दूसरे देखें कितनी जल्दी प्लस माइनस लिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है। ये है आपका एफ 2pz और ये है 2pz, प्लस प्लस सामने या तो फिर माइनस माइनस सामने, क्योंकि माइनस भी ऐड होता है प्लस भी ऐड होता है। अब ये तरीका है जब दो p ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कराना हो। अब देखो बच्चा क्या क्या कह सकता है, बच्चा कह सकता है, बच्चे के दिमाग में क्या आ सकता है कि ऐसे क्यों नहीं करवा रहे ओवरलैप, साइड से करवा सकते हैं, ये करेक्ट है, मगर यहां नहीं करा सकते। तो कब कराएंगे मैं बताऊंगा अभी, आज ही। साइड से कब करवानी होती है, देखो जब आप साइड से ओवरलैपिंग कराते हैं ना, तो कोई ज्यादा एरिया ओवरलैप नहीं होता है, ये थोड़ा सा ही ऊपर, तो ये भी मैं तो ज्यादा बना रहा हूँ, इससे भी कम एरिया ओवरलैप होता है। तो ऐसा मजबूरी में किया जाता है। अब वो मजबूरी कब आती है वो तो देखेंगे अभी हम कब आती है। हालांकि ओवरलैपिंग सही है, ऐसे टी ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेती है, लेकिन जब साइन जो होए वो प्लस प्लस होने चाहिए, नीचे माइनस माइनस। लेकिन अभी हम ये ओवरलैप नहीं करवा रहे, अभी तो हमारा फिलहाल ओवरलैपिंग ऐसे हो रही है, प्लस इसमें कहते हैं कि अच्छा खासा एरिया ओवरलैप हो जाता है, बॉन्ड मजबूत बनता है। अच्छा, इसमें एक दिक्कत है, इसमें एरिया कम ओवरलैप हो पाता है, लेकिन फिर भी ओवरलैपिंग सही है, यानी इसका इस्तेमाल करेंगे हम, मगर मजबूरी में। अब वो मजबूरी कब आएगी, आ जाएगी थोड़ी देर, इसके बाद ही आएगी है? ये भी बॉन्ड सिग्मा है, क्योंकि ये ओवरलैपिंग वाला एरिया कट गया ना, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है। अरे बड़ा गौर रखना है भैया इन बातों पे, सिग्मा बॉन्ड है, नहीं तो पता है सिग्मा पाई करता रहेगा तुम पागल बने रहोगे, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा क्या सिग्मा क्या पाई। ये सिग्मा बॉन्ड है। अब ये देखो, एक बच्चा कह रहा है ऐसे नहीं कर सकते ओवरलैपिंग, भाई ऐसे तो कर ही नहीं सकते, ये तो कहानी खत्म, गलत है। और ये दो ही तरीके हो सकते हैं कि भाई या तो दोनों को खड़ा कर लो, या दोनों को ऐसा कर लो, या एक को खड़ा कर लो एक को ऐसा। इनमें से ये दो तो सही है, या तो दोनों ही लेटे हुए हो या दोनों ऐसे हो, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये वाला ऐसे तो करना ही नहीं है कभी गलती से भी। अब हम ये सीखेंगे ऐसे कब करना है, और यहां हमने ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे ही क्यों किया, हेड टू हेड। ये साइड बाय साइड है, साइड बाय साइड, साइड से ओवरलैप, साइड हो गई ना, ये जैसे इंसानों की तरह मान लो हम खड़े हो जाएं, तो ये तो साइड हो गया, ऐसे घुस गए, सर से घुस गए, ये सर से घुस गए, इसे कहते हैं हेड टू हेड। सिग्मा बॉन्ड में ये वर्ड यूज होता हुआ दिखेगा आपको कि सिग्मा बॉन्ड में ऑर्बिटल्स के हेड एक दूसरे में घुस जाते हैं, तो इसे याद रखना वर्ड को, हेड टू हेड को। आएगा ये, लो इसका स्क्रीनशॉट। हाँ बोलो, आवाज नहीं आई।
लिख के बता दो, बताना है तो। ठीक, ओके। हाँ जी, अब देखना, अब क्या करना है। अब पहली बार हम क्या पढ़ेंगे, डबल बॉन्ड। दो मॉलिक्यूल और समझ रहे हैं, तुम चाहे से रट लो कि ऐसे ओवरलैपिंग कर, तब भी काम आएगा ये। ओ डबल O2, O2 में ना डबल बॉन्ड होता है। अभी तक जो भी थे उनमें सिंगल बॉन्ड था, H सिंगल F, H सिंगल F, H सिंगल H। ये डबल बॉन्ड की कहानी है। डबल बॉन्ड जब भी होता है तो एक बॉन्ड सिग्मा होता है और एक पाई। अब ये सीखना है पाई बॉन्ड क्या होता है, लेकिन एक सिग्मा होता है और एक पाई। और यहीं पर चाहे तो आप एक चीज लिख सकते हैं, जो सिग्मा होता है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, और जो पाई होता है वो साइड बाय साइड से बनता है। ये मजबूरी में बनता है साइड बाय साइड। अब मजबूरी कैसी और क्या कहानी है ये, अब ऐसे लिखो ओ ओ 8 8। बड़े आराम से समझा रहा हूं भैया, है इतनी फुर्सत में समझाएगा नहीं कोई, इतनी फुर्सत में मैं समझाता हुआ दिखता हूँ। 2s 2p, 1 2 3 4 6 हो गए, और 1s में 2 8 हो गए ना। इसमें 2 ऑर्बिटल सिंगल है, और यही से पता चल रहा है कि 2 बॉन्ड बनेंगे। एक ओवरलैपिंग इससे होगी, एक इससे। इसे 2py बोल लो, 2pz, जरूरी नहीं होता zy लिखना, बस 2p ऑर्बिटल, 2 2p ऑर्बिटल है। 1s 2s 2p, 2p में आपको 1 2 3 4 2 खाली है। तो तुम्हें इसमें क्या करना है, देखो पहले तुम क्या करो, एक फिगर तैयार करो। ये न्यूक्लियस हो गई ऑक्सीजन की, न्यूक्लियस के ऊपर ये रहा 2py, और नीचे ये रहा, ये तो पूरा 2py हो गया। 2py के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, 2py के रेस्पेक्ट में 2pz का एंगल 90 होना चाहिए। भाई दोनों के बीच एंगल 90 ही तो होगा, p ऑर्बिटल है ना, तीनों के बीच ही 90 होता है। तीसरी तो बना नहीं रहे, इन दो को बना रहे, दो के बीच 90 ही तो रखोगे। या लिखो प्लस माइनस। अब ये एंगल चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना, 90 किसी भी तरह से 90 ही रहेगा। दोनों के बीच का एंगल 90, ये ऑर्बिटल का एंगल 90 रहना चाहिए, 2py 2pz। अब सेम फिगर बगल में बनाओ। ये तो हो गई 2pz मान लो, और ये हो गई 2py। देखो यानी ये सिचुएशन आ गई है, ऐसे ये ऑर्बिटल एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई है। अब अगर ये दोनों ये कहने लगे कि हम करेंगे हेड टू हेड ओवरलैपिंग, तो फिर ये नीला और काले पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, साइड से ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी इन्हें। अब अगर मान लो इन दोनों ने ऐसे, ये दोनों ऐसे घुस गए, तो ये दोनों क्या करेंगे फिर, समझ रहे हो ना। या तो इन्हें घुसा दो ऐसे, या इन्हें, एक को ही घुसा पाओगे क्योंकि बाकी को तो खड़ा। अब ये मत कहना
ये वाला उखड़ जाए और ये यहाँ से ऐसे कर ले तो फिर तो कुछ भी कर सकते हो तुम। अबे ये ऐसे ही जुड़ा रहेगा, ये बस ये फिक्स है, ये हिलेंगे नहीं यहाँ से। या तो आप इसे पकड़ के ऐसे करके इन्हें घुसा लो, इन दोनों को 2py को या 2pz। अब अगर आपने 2pz घुसा लिया जैसा दिख रहा है, साइड में बनाता हूं, जैसे आपने ये 2pz को घुसा दिया, फिर फिगर बनाओ। इतनी मेहनत तुम्हारी क्यों है भगवान? अगले जन्म में मुझे भी लड़की बनाइए, शादी करके कहीं सेटल हो जाऊंगा मैं। मेरे बस की नहीं है काम वाम करना। ये घुस गए एक दूसरे में, 2pz 2pz, ये है 2py, ये 2py। अब भाई 2pz तो घुस गए, मगर 2py क्या करे अब? तो 2py के पास एक ही ऑप्शन है कि 2py पास आ जाए और साइड से घुस जाए। मगर इस फिगर के अंदर आप ये नहीं दिखा सकते कि ये एक दूसरे के पास आ गए। बस आप लोगों को मुंह से बोलकर और ये लाइन खींचकर बता सकते हैं कि ये दोनों साइड से घुस जाएंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ये फिर आप अलग से एक फिगर बनाएंगे और उसमें आप ऐसा करेंगे कि 2py के साथ ये हुआ, 2py एक दूसरे के पास आ गए, जबरदस्ती खींचातानी सी करके ये थोड़े छोटे हो गए होंगे और ये एक दूसरे के पास आ गए और इन्होंने साइड से ओवरलैपिंग की। इस ओवरलैपिंग में एक खास बात देखो, जब मैं इस लाइन को, जब मैं न्यूक्लियस को मिलाता हूं तो ओवरलैपिंग वाला एरिया या तो ऊपर है या नीचे है, इस लाइन पर नहीं है। यानी ओवरलैपिंग लाइन पर नहीं हो रही है। इसमें अगर तुम देखोगे, इसे मिलाऊंगा तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और ओवरलैपिंग लाइन पे हो रही है। ये तो सिग्मा बॉन्ड है, मगर ये बॉन्ड सिग्मा नहीं है जो साइड से ओवरलैपिंग से बन रहा है। अब ये समझ में आया मजबूरी क्या आ गई? मजबूरी में बनता है ये। अगर अकेला ये दोनों अकेले होते तो ये घुस जाते, तो सिग्मा ही बनता। इन्हें बेचारों को मजबूरी में साइड से ओवरलैप करना पड़ा। तो ये 2py ये साइड से ओवरलैप, इसे दो शब्दों में कह सकते हो, इसे कहते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में दो चीजें होती है, एक तो साइड से ओवरलैप, हेड टू हेड नहीं है ये, साइड से ओवरलैप बोलते हैं इसे, और दूसरा इंटर ओवरलैपिंग एरिया, ओवरलैपिंग इज अबव, या तो ओवरलैपिंग ऊपर है या नीचे है इस लाइन से। ओवरलैपिंग इज अबव और बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ओवरलैपिंग या तो न्यूक्लियस के ऊपर है, अब न्यूक्लियस नहीं, इस लाइन को बोल रहा हूं मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से ऊपर है या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से नीचे ओवरलैपिंग है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर नहीं है, इसे पाई बॉन्ड बोलते हैं। और भी बातें सुनो। पाई बॉन्ड वीक क्यों होता है? वीक तो हो गई क्योंकि ये ठीक से ओवरलैपिंग नहीं हो पाती ना। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, स्तर, एक्सटेंट जो होता है, विस्तार या स्तर ऑफ ओवरलैपिंग लेस होता है, लो होता है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लो, इसलिए बॉन्ड वीक होता है। और दूसरी बात, पाई बॉन्ड छोटा क्यों होता है? मतलब जब डबल बॉन्ड बनता है तो ये लेंथ छोटी क्यों हो जाती है? जैसे सिंगल बॉन्ड है तो लंबा होता है, डबल छोटा क्यों हो जाता है? क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के लिए इन दोनों को एक दूसरे के पास आना पड़ेगा ना, पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो इन्हें पास आना पड़ता है, तो ये लेंथ क्या हो जाती है? छोटी। आया समझ में? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. एक और है आखिरी, उसके बाद आप जा सकते हैं। अब सीखिए एक और, स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखो हमारे भारत में अगर बच्चा कुछ चाहे भी ना कि मैं कुछ खोजबीन कर लूं या अपने से किसी बात पे रिसर्च कर लूं, तो प्राइवेट स्कूल वाले उसे ऐसा करने नहीं देंगे, क्योंकि वो लेक्चर जो समझ में भी नहीं आ रहे हैं वो 5 घंटे उसे दिखाएंगे ही दिखाएंगे, और वो भी उसमें ऐसा काम करेंगे कि बच्चा चाहे तो ना भी ले पाए, उसमें इतनी धमकियां निकाल दूंगा, ये है फलान है, स्कूल से भगा देंगे, ये नहीं देंगे, और वो आधा दिन ऐसा कर देते हैं वो कि फिर वो कुछ करने लायक रहता ही नहीं, वो सोच ही नहीं पाता क्या करे। तो हो सकता था कि कोई इन फिगर्स को 10 बार बनाने की सोचता, लेकिन सोचे कहाँ से, सुबह उठेगा तो पहले उसे जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो नीचे वाले को लिखना सिग्मा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता कि नीचे वाला सिग्मा है, लिखने का तरीका है। एक को लिखना सिग्मा, दो को पाई। डबल में एक देखो सिंगल है सिग्मा, इतना आसान है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई, ट्रिपल में एक सिग्मा, दो पाई। 1 मिनट में समझ में आएगा ये, देख ला। एन 7, एन 7, लास्ट शेल देखो, 2s में 2, 2p में 3, ये तो 5 ही हुए, बाकी के 2 1s में, 2s में 2, 2p में 3। आज एक बहुत दिनों बाद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं ऑफलाइन पढ़ाने गया, ज्यादा बच्चे तो नहीं थे, हालांकि ज्यादा भी होते हैं, कई बैच ऐसे भी है मेरे पास जिनमें 50 बच्चे भी है, लेकिन कुछ ऐसे भी है जिनमें 5 ही है। तो उसमें एक बच्चा था, तो मैंने ये बोला कि भाई जो चैप्टर है सेकंड, मैंने ये बोला कि इस महीने के अंदर मैं तुम्हें सेकंड चैप्टर के थर्ड चैप्टर पे पहुंचा दूंगा। तो वो लड़का जो था वो बोला कि सर थर्ड चैप्टर भी करा दोगे या थर्ड पे पहुंचा दोगे? मैं कहा थर्ड स्टार्ट कर देंगे इस महीने के अंदर। उसने बोला सर उसमें तो 1 महीना लगता है सेकंड में। पहली बार मुझे कोई ऐसा आदमी मिला जिसने ये समझा कि सेकंड में 1 महीना लगता है। फिर साथ वाला दूसरा भी बोला यस सर। कई एकेडमी ऐसी हैं, यकीन मानो, जाता हूं ना तो पहले ही दिन बच्चा ये पूछ लेता है पढ़ाने के बाद कि कितने दिन में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। अब उससे अगर मैंने ये बोला कि ये चैप्टर खत्म होगा 10 दिन में, तो वो भी उसे ज्यादा लगता है। और अगर मैंने बोला कि जल्दी खत्म हो जाएगा तो वो मेरे पीछे पड़ जाएगा। हाँ, तो ये 3 ऑर्बिटल्स की पोजीशन दिख रही है, ये बताओ तीनों खाली है, दिख रहा है Yes, इनके sir. बीच में Yes, sir. एंगल? Yes, sir. एक ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे है। तो ये जो तुम्हें ऐसे दिख रही है ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। तो ये है 2p x, ये 2p y, ये 2p z। अब तुम कहोगे ये क्या कर रहे हो, नाम बदल रहे हो, अभी तो ये y था। भैया कुछ भी लिख ले, कितनी देर से कह रहा हूँ, कुछ ही से x y z लिख ले, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखेगा तो ऐसे है ये। बाकी इसमें कोई वो नहीं है रिस्ट्रिक्शन किसी एक्स वाई जेड मानना है। इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसमें सिंगल, इसमें सिंगल। बगल में भी ऐसा ही एक फूल बनाओ भाई, पता है इसी में घुसा देता हूँ, मतलब बड़ा फिगर बहुत बनाना पड़ जाएगा, ये बगल वाला दिख जाएगा तुम्हें। ये बगल वाला, इसे मत देखो ना, इस हिस्से को, बस इतने को यहाँ से देखो, एक ऐसे,
न तुम जानो न हम। बस जी एंड चल रहा है। नहीं नहीं, इस तरफ रखना भाई, ओवरलैपिंग तो इस तरफ है। जैसे इसमें तुमने ये बनाया हुआ है, ये इस वाले का था, तो इस वाले का भी इसी तरफ आएगा ना। अब ये तो ठीक है, चलो जो सीधे है। अब जैसे ये है तो ये इस तरफ है, तो इसमें तो इस तरफ नहीं आ सकता, वो मुंह ही उस तरफ है उसका। अब ये कैसे ओवरलैप करेंगे मैं दिखा देता हूँ आपको पेन की सहायता से। देखो तुम्हें यहीं से दिख जाएगा कौन कैसे ओवरलैप करेगा। ये साइड से ब्लू वाला, देखो पहले ये तो देख ही लिया तुमने। अब इन्हें छोड़ देते हैं, इन दोनों को जिन पे मैं ऐसे कर रहा हूँ, इसको और इसको छोड़ देते हैं, तो ये दोनों ऐसे पास आ जाएंगे। अरे यार कलरफुल नहीं है पेन भाई। ये दिख रहा है तुम्हें? ये रुको, अरे ले मेरा आ गया समझ में, रुक जा। देख ये दोनों ऐसे हैं, तो ये तो ऐसे घुस जाएंगे। ये और ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, तो ये ऐसे घुस जाएंगे, पास आ जाएंगे सब कुछ। ये छोटे हो जाएंगे, ये पास आ जाएंगे, तो ये तो घुस ही गए हेड टू हेड। ये वाला नाम लिखता हूँ, अरे समझ ही लेना इसे, लास्ट का ही तो टाइम चल रहा है। 2px 2py। अब नाम बोलूंगा मैं, नाम से सुनना। जो 2px है वो तो बेचारे खड़े रह गए, तो वो साइड से पास आ जाएंगे, उखड़ के नहीं आ जाएंगे। ये नीचे ये हिस्सा दब जाएगा, ये वाला 2px ऐसे, 2py ऐसे रह जाएगा, तो वो ऐसे ओवरलैप कर लेंगे। फिगर ये कंप्लीट है। बस इसमें क्या करना है, इसमें कोई भी चेंज मत करना, कोई भी। अगर इसमें कुछ भी बदलाव तुमने किया तो वो गलत है। प्लस प्लस, प्लस से प्लस, माइनस से माइनस वाला हिस्सा, लाइनें देखना किस पे लगाता हूं। देखो ये वाला इसमें घुस जाएगा, ये नीचे से, ये दोनों भाई साहब साइड से, और इनका पिछवाड़ा ये रहा, तो ये सिग्मा और 2 बॉन्ड पाई। ये भी मत गिन लेना कि 1 2 3 4 5 बॉन्ड नहीं हो गए हैं। एक पाई की 2 लाइनें होती हैं, एक ये दोनों, ये दोनों, एक सिग्मा 2 पाई। समझ में आई मेरी बात? बताओ। यस सर। यस सर। इसके अलावा आएगा ही नहीं अगला एग्जाम्पल कोई, इतना ही है ओवरलैपिंग में, लेकिन है बहुत ही जरूरी है, तो ये आपको रट लेना है। फिगर समझना तो है ही, मगर पेपर में समझने से ज्यादा रटना काम आता है। कुछ चीजें तो रटनी पड़ती हैं। चलो ठीक है, तो सैटरडे देखते हैं, फिर संडे टाइम लगा तो संडे।